मूत्र संबंधी रोग, कारण और निवारण। मूत्र संबंधी रोग क्यों होते हैं? यदि हम कारण को नहीं जानेंगे तो प्रॉपर निवारण नहीं कर पाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी रोग के लिए उसका कारण ढूंढना परम आवश्यक है, क्योंकि कारण के बिना निवारण नहीं हो सकता है। जिस कारण से जो रोग हुआ है, उस कारण को दूर करने से वो रोग ठीक होता है। एलोपैथी आदि व्यवस्थाओं में तो सिर्फ रोग के नाम से दवाइयां चल रही हैं आजकल, तो उन्हीं के साथ ये रोग है ये दवाई ले लो, ये रोग है ये दवाई ले लो। वहां क्यों हुआ है वो रोग, उस कारण पे नहीं जाते। इस वजह से वो जो चिकित्सा पद्धति है, एलोपैथी या और अन्य, वास्तव में देखा जाए तो वो अधूरी है, पूर्ण नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा एक पद्धति, पूर्ण पद्धति है। इसमें अधूरापन नहीं है। ये आपके रोगों को जड़ से मिटाएगा। लेकिन आपको नेचर के समीप, यानी प्रकृति के समीप रहना पड़ेगा। यानी सिर्फ भोजन ही नहीं, भोजन तो मुख्य है ही है, और उसके साथ में यदि हम अपना रहन सहन का तरीका ही बदल दें तो निश्चित तौर पे हम हर तरह के रोगों से अ, अपन स्वस्थ हो सकते हैं। देखिए, थोड़ी सी चर्चा हम प्राकृतिक जीवन शैली, तो प्राकृतिक जीवन शैली के बिना हम किसी भी रोग का उपचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भोजन के साथ साथ हवा पानी भी चाहिए। और भोजन तो 24 घंटे में एक बार करने से काम चल जाएगा। देखिए, जो अपना वीडियो खोल सकते हैं जरूर खोलें, जिससे हमें भी मालूम रहेगा कि कौन कौन लोग जो है क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, मैं ज्यादा इस पर जोर नहीं दे रहा हूँ। आप लोग चाहो तो खोल लो, नहीं चाहो तो सुन लो, जैसा भी हो। तो मेरा मतलब है, जीवन शैली प्राकृतिक होगी तो निश्चित तौर पे पहले तो हमें रोग आएंगे ही नहीं। वो आएंगे भी तो उदय प्रमाण यदि आते भी हैं तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी वो ठीक भी हो जाएंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा और ठीक हो जाते हैं। तो अब आज की जो जीवन शैली है, 9 बजे जगना, 10 बजे जगना, रात के 2 बजे सोना, आज ये सब चीजें जो है प्राकृतिक चिकित्सा में तो नहीं चलेगी। क्योंकि जो काम जिस समय करना है वो काम उसी समय उचित रहता है। हम ये टाइमिंग गलत रखेंगे तो हमारी प्राकृतिक जीवन शैली नहीं होगी। और जो जितने भी जीव इस पृथ्वी पर या इस तीन लोक में हैं, यदि वो एक ये अपना मनुष्य योनि को छोड़ करके सारे लोग अपना प्राकृतिक जीवन ही जीते हैं। वो अब प्राकृतिक जिस योनि में है, जिस पर्याय में है, उस पर्याय से संबंधित पूरा प्राकृतिक जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन ये जो है हमारे जो मनुष्य पर्याय के लोग जो हैं वो अप्राकृतिक हो रहे हैं। इसी वजह से हम और आप जो है प्राकृतिक जीवन शैली के लिए प्रयास कर रहे हैं।
मूत्र रोग, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में का बढ़ना। महिलाओं में उसको प्रोस्टेट बोल देते हैं। महिलाओं में भी रुक रुक के पेशाब होना, पेशाब में जलन होना, और बहुत सारे अन्य भी छोटे मोटे रोग होते हैं। वो वैसे कुछ तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, और कुछ के लिए अपने को उपचार करना पड़ता है। तो इस संबंध में इसका एक बहुत बड़ा कारण है मूत्र होने का, कि हम पानी कम पीते हैं। जिन लोगों को पानी कम पीने की आदत है, या किसी कारणवश, किसी डर से, भय से, या कोई और रोग होने की वजह से जो है पानी कम पीते हैं, तो उनको जो है ये मूत्र रोगों की होने की संभावना अधिक रहती है। क्योंकि हमारे शरीर का जो फिल्ट्रेशन जो होता है, वो मेनली पानी और हवा से होता है। हमारे जो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, विजातीय द्रव्य बाहर निकलते हैं, वो दो चीजें हैं, पानी और हवा। पानी 1 घंटे 2 घंटे नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन हवा 1 मिनट नहीं मिलेगी तो नहीं चलेगा वो। तो निरंतर हमारे शरीर की जो टॉक्सिटीज हैं, जो विजातीय द्रव्य हैं, फॉरेन मटेरियल्स हैं, जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है, ये पानी और हवा जो है, में जो है कंजूसी करने से हमें इस तरह के रोग अक्सर को होते हैं। देखिए, हम हमारा जो है सांस लेने का जो तरीका बताया था, कि पूरा डायफ्राम, इतनी सांस गहरी होनी चाहिए कि डायफ्राम पूरा फूल जाना चाहिए। लेकिन जो फ्री की, बिल्कुल 100% फ्री है, कोई पैसा खर्च नहीं करना और हर जगह अवेलेबल है, और वह हम जो है सांस पूरी नहीं लेते हैं, तो उससे जो है हमारा ब्लड का प्योरिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, और इस कारण से भी अपना ये यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी, यदि हम पानी कम पीते हैं, जितनी शरीर को जरूरत उतना पानी नहीं पीते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें जो है इस तरह की परेशानियां होती हैं। मेन कारण दो ही है, कि प्रॉपर सांस नहीं लेना और प्रॉपर पानी नहीं पीना, और अधिक भोजन करना, विकृत भोजन करना, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुरूप भोजन नहीं करना, जीवन शैली भी प्राकृतिक चिकित्सा के अनुरूप नहीं रखना, ये सारे कारण जो है मूत्र रोगों के कारण हैं ये सब। यदि हम, जैसे कि सुबह जो है, एक मानव मनुष्यों को एक 100% आदत है कि सुबह जैसे ही जगते हैं, वैसे ही उनको जनरली 99% लोगों को अ, मूत्र त्याग करने की जो है इच्छा होती है। और हम जगते ही 9 बजे, तो उस पीरियड में जो मूत्र हमारा जो जमा हो रहा है, वो इकट्ठा होकर के उसमें जो है टॉक्सिटीज, मतलब जो है ये और ज्यादा घुल जाती हैं, और वहाँ हमें फिर इन्फेक्शन हो जाता है मूत्र नली में, या अपना ब्लैडर है जो, उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिट्रेक्टर इन्फेक्शन बोलते हैं जिसको। तो वो भी हो जाता है इस वजह से जो है। और भी इनकी वजह से और भी कई एक बीमारियां होती हैं, और खासकर जो है जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है, तो फिर ये निश्चित तौर पर अपने को मूत्र की परेशानियां होती हैं, और मूत्र के जांच करके भी बहुत सारी चीजें मालूम कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें, यदि मूत्र रोग से बचना है,
तो इन कारणों को दूर करना है। यानी कारण दूर करने में कौन कौन से हैं? पानी अधिक पिए, और जो है भोजन अल्कलाइन लें, यानी एसिडिक भोजन नहीं लें। यदि हमारे ब्लड में एसिड बनेगा तो मूत्र में भी एसिड जाएगा, तो वो भी हमारे लिए इन्फेक्शन का कारण होता है। सुबह ताजी हवा जरूर इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारा प्योरिफिकेशन प्रॉपर। देखिए, शरीर हमारा एक है और रोग भी एक है, जो तो आप लोग पढ़ चुके हैं सब, जो भी अपने कक्षा ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो है, हमारा जो है इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारा मूत्र रोग सिर्फ पानी की वजह से होता है। हवा भी यदि हमने प्रदूषण में रहेंगे तो भी हो सकता है, क्योंकि वहां भी उसका इफेक्ट आएगा। अब थोड़ा सा जो है आपको इस संबंध में कारण आपके हो गए लगभग। अब निवारण की ओर अपन चलते हैं। तो यदि एक लाइन में हम कहें, तो निवारण के लिए मात्र इतना कह देना पर्याप्त है कि प्राकृतिक जीवन शैली अपनाइए। अब चूंकि अब प्राकृतिक जीवन शैली क्या है, आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ चुके हैं, और जो स्टूडेंट नहीं है यहाँ में है, उनके लिए मैं उसके प्राकृतिक जीवन शैली के बारे में बता। सुबह सूर्य उदय से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए, नंबर एक। यानी अपना सूर्य उदय 5 बजे होता है तो 4:30 बजे, और मैक्सिमम मतलब हम सूर्योदय के आध घंटे बाद तक भी यदि हम बिस्तर छोड़ते हैं तो हमारे लिए लाभदायक होगा। एक नंबर। दूसरा दूसरा पॉइंट है कि हमें आजकल जो आधुनिक जो शैली है घरों में घुस गई है सभी के में, वो प्राकृतिक शैली नहीं है। हमारे यहाँ जो है घरों में मोटे मोटे 4 इंची के, 5 इंची के, 6 इंची के फोम और जाने क्या क्या लगा करके गद्दे बनाते हैं। 10-10, 15-15 हजार के खरीदते हैं अपन उनको, और उन गद्दों को ऐसा ही बिछा रहने देते। और चूंकि उनको उठाने की व्यवस्था ही नहीं है, इतने भारी पहले तो उठेंगे नहीं, उठ भी जाए बाई तो रखेंगे कहाँ उनको उठा करके? कमरे में इतनी जगह ही नहीं है, बेडरूम उतने ही बड़े हैं। तो ये प्राकृतिक शैली गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है। आपका साहब बिस्तर से क्या संबंध है? भाई देखो, सीधी सी बात है, हमारे शरीर के संघर्ष से, मतलब शरीर के साथ से उन बिस्तरों में बहुत सारे वायरस पैदा हो जाते। यदि वो बिस्तरों पर कोई लेटे नहीं तो वायरस पैदा होंगे, लेकिन अलग तरह के होंगे। लेकिन ये शरीर के साथ में जो लेटते हैं वो, उससे वो वायरस पैदा हो जाते हैं, और वो वायरस उसमें बढ़ते रहते, पनपते रहते हैं, और उन्हीं पे हम रोज रोज सोते रहते हैं। तो वायरस हमारे शरीर के लिए, मतलब वो कीटाणु शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए जो है हमें वो बिस्तरों को त्याग करके और सादा रुई के गद्दों पर, जो कि अपन फोल्ड करके उनको रख सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पहले चारपाइयाँ हुआ करती थी, उस पर दरी बिछा के ही लोग सो जाते थे। लेकिन वो चारपाई आजकल हट गई है, लेकिन थोड़े प्लेन आ गए, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि चारपाई में कमर नीचे को झुक जाती है, तो वो भी आज के समय में ठीक नहीं था। लेकिन जो प्लेन आ गए हैं, यानी जिसको तखत टाइप होते, वो ठीक है। तो वो जीवन शैली अपने को चेंज कर देना चाहिए, और पतले गद्दे अपन रुई के जो आराम से फोल्ड करके अपन रख सकते हैं, उनका इस्तेमाल करिए। ये ये मूत्र रोग के लिए नहीं, ये पूरी प्राकृतिक जीवन शैली में आपको बता रहा हूँ। देख लेना जिसके यहाँ हो, जैसा करें। अभी हम हमारा तो
कहना है, समझाना है, करना काम आप लोग का है। दूसरी बात, दूसरी का तीसरी चौथी बात हो रही है। सुबह जो है, फ्रेश होने के बाद, सोच आदि क्रियाओं से निपटने के बाद या उससे पहले 2 गिलास, 3 गिलास, 2.5 गिलास, जितना पानी आप पी सकते हैं इजीली, उतना पानी, एक नींबू डाल के नियमित। एक्चुअली में क्या है कि बड़ा भ्रम है लोगों को नींबू के बारे में। मैं भ्रम के प्रकरण में इसको काफी बताया मैंने पहले, लेकिन आप लोग नए हो तो उसमें हम आपको जो है अ, मैं फिर से बताते हैं। वास्तव में नींबू न तो सर्दी करता है, न गर्मी करता है। नींबू तो नींबू है। नींबू में सबसे ज्यादा विटामिन सी की मात्रा होती है, और वो विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत उपयोगी होता है। यदि हमारा विटामिन सी नहीं होगा तो हमारा जो है, ये मान के चलिए कि आपका भोजन प्रॉपर भी नहीं पचेगा, और उसके साथ में पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है, उसके साथ में आपकी कमजोरी बहुत बढ़ जाएगी। विटामिन सी बहुत जरूरी है, लेकिन विटामिन सी में एक विशेषता है, वो जो है 24 घंटे से ज्यादा शरीर में रिटेन नहीं होता है। यानी अभी आपने लिया है तो कल तक जितना यूज हो जाएगा शरीर में उतना हो जाएगा, बाकी का आपका पास हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। इसलिए उसको रोजाना लेना कंपलसरी है। नहीं साहब, सर्दियों में तो हमें सर्दी हो जाती है। अरे भगवान, क्या बताएं, उससे सर्दी होती ही नहीं है। और फिर सर्दी किस चिड़िया का नाम है ये नहीं जानते आप। यानी नाक से पानी बहने लगा, कफ निकलने लगा, और हम उसको सर्दी, कोल्ड, जाने क्या क्या नाम दे रखे, पता नहीं, साइनसिस और दुनिया भरे के नाम दे रखे। मैं, आप लोग जानते हो ज्यादा नाम मैं जानता नहीं हूँ। वास्तव में क्या है कि विटामिन सी की जो कमी हो रही है शरीर में, उसको पूरा करते हैं तो वो आपकी टॉक्सिटी, आपके अंदर जो कफ जमा हुआ है, वो बाहर निकालने का जरिया होता है। और उसको हम क्या करते, निकलने नहीं देते, तो वो ही कफ हमारा जो है ब्लड में चला जाता है। तो हमको बड़े भयंकर रोग हो जाते हैं, गठिया बात हो जाता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, उससे यूरिक एसिड की वजह से। तो इसलिए जो है ये जरूरी है कि हम नियमित, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी सीजन क्यों नहीं हो, नियमित पानी 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना पी सकते, 4 गिलास, एक जग, उतने पानी में उस नींबू को निचोड़ करके अच्छी तरह से, बल्कि छिलके का भी थोड़ा सा रगड़ के निकाल दो उसमें ही, पानी में। उसके बाद उसमें नमक नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है। आप नियमित पीजिए, आपको मूत्र रोग की समस्या इसी से ठीक हो जाएगी, और कुछ आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन और रोग भी, उनके लिए भी व्यवस्था ये। दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी भी वेग को रोकना नहीं चाहिए। जैसे भूख है, प्यास है, मल का त्याग है, मूत्र का त्याग है। अब बहुत से लोग कुछ काम में लगे रहते हैं, और उनको मूत्र जाने की, मूत्र त्यागने की इच्छा होती है, तो वो जो है रोक लेते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, बिजनेस में लगे और भी किसी काम में लगे हैं, तो उनको वो काम रोक करके सबसे पहले, यदि इच्छा जैसे ही हो वैसे ही उसको त्याग देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। यदि आप रोकेंगे तो वहाँ इन्फेक्शन होने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। चलिए, पानी हो गया अपना। आप पानी जो है पीने का तरीका ही बता दें आपको। बैठ करके, जमीन में बैठो, पालती मार के बैठो, कुर्सी पे बैठो, खड़े होके नहीं पिए कभी भी। और धीरे धीरे घूंट घूंट पिए। ये नहीं कि मतलब जो एकदम पी गए गटागट गटागट।
अरे समय नहीं मैं अरे काय का समय नहीं भैया, क्या करोगे समय को? जब शरीर ही अस्वस्थ रहेगा तो समय का क्या होगा? इसलिए जो है आप आराम, कुछ लोगों की आदत ही होती है। अब आदत को तो बदलना पड़ेगा भैया है। बिना बदले आदत तो अपन कर नहीं पाएंगे उसको। इसलिए उसको आदत बदलनी पड़ेगी अपने को। तो पानी घूंट घूंट के बैठ के पिए। फ्रेश होने से पहले भी पी सकते हैं, फ्रेश होने के ज्यादा बाद कोई पी सकते, लेकिन मंजन करने से पहले पीना चाहिए पानी को। मंजन नहीं करें, मंजन बाद को करें। और बल्कि टूथपेस्ट वगैरह जो लोग नहीं करते उन, वो तो शाबाश है ही, उनको तो शाबाश ही है ही। लेकिन जो करते हैं उनको निवेदन है कि भैया टूथपेस्ट का इस्तेमाल बंद कर दे। यानी दोनों तरीके से बंद करें, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और जैन धर्म की दृष्टिकोण से। उसमें जीव हिंसा बहुत है। उसी जीव हिंसा की वजह से हम, हमारा स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता है। बताया था ना साता साता कर्म के बारे में, पिछले क्लास में बताया था हमने। अब दोबारा उसको रिपीट नहीं करते हैं, आप सब लोग जानते ही होंगे। चलिए पानी पीने के बाद जो है उनको जो है, देखो हमारे शरीर में लगभग 70 से 75% जली अंश होते हैं, यानी जल होता है। तो हमें भी जो है उस जल को मेंटेन करने के लिए ज्यादातर जो है पदार्थ हमारे हों, सब्जियां हों, जो कुछ भी भोजन हो, उसमें लिक्विड ज्यादा होना चाहिए। लिक्विड ज्यादा इस्तेमाल करिए आप। तो उसमें तो 30% है और 70% आपका जल है, तो जल को मेंटेन करिए। तो इसलिए ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता कभी भी तले बुने नमकीन चाय बिस्किट ये इसका नहीं करना चाहिए कहीं भी। उसमें नाश्ते में आपको हमेशा जो है मौसम के ताजे फल, सूप, सलाद, सब्जियां, अपना नारियल पानी, नारियल दूध, ये सब जो है इस्तेमाल करना चाहिए, कभी कुछ चेंज करके। और जो यंगस्टर हैं जिनकी उम्र बिलो 40 से है, वो लोग जो है भींगे हुए चने, भींगी हुई किशमिश आज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो ये सब चीजें प्रोटीन उनको प्रॉपर मिल जाएगी। ठीक है। बाकी ओवर 40 है, उनको तो सिर्फ फली सब्जी लेनी चाहिए और कुछ नाश्ते में नहीं लेना चाहिए। चाय और दूध वगैरह तो बहुत दूर की बातें हैं। मैं दूध के बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगा आपको कि कैसा दूध आ रहा है मार्केट में। ये तो आप लोग ही देख लेना कैसा आ रहा है क्या। ठीक है। अब जो है आपका भोजन का समय होता है, तो भोजन के टाइम पर आपको 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आपका भोजन हो जाना चाहिए। नाश्ता सुबह 7 से 8 के बीच में हो जाना चाहिए। और भोजन, और निश्चित तौर पे है जो लोग तले भुने पदार्थ, पराठे, टोस्ट आदि नहीं लेते हैं, उनको 11 बजे भूख गारंटी से लगाती है, सिर्फ फल लेंगे तो। उसके बाद जब भोजन में उम्र उम्र के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। जो बिलो 40 हैं उनको जो है दालें वगैरह भी लेनी चाहिए, लेकिन छिलके वाली दाल लें, ज्यादा बेटर है। और कोशिश ये करें कि हम साबुत दालों का इस्तेमाल करें, जैसे साबुत मूंग, साबुत उड़द, साबुत मसूर, साबुत आपका और भी होती है जो दालें होती हैं। और बिना छिलके वाली दाल का अवॉइड करें जितना हो सके। जैसे चने की दाल है बगैर छिलके की होती है, अरहर यानी तुअर की दाल जो भी बोलते हो आप लोग, वो भी बगैर छिलके की होती है। उसको ज्यादातर अवॉइड करें।
कभी कभी यदि बनानी पड़ जाए तो उसमें जो है सब्जियों की मात्रा बढ़ा दें साथ में, उसी में सब्जियां पीस के मिला दें। टमाटर है और भी बहुत सारी सब्जियां उनको मिलाई जा सकती हैं। आपका जो घर में अवेलेबल फ्रीज में रखे हैं उनको निकाल करके आप मिला सकते हो आराम से। तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन आपको प्रोटीन तो मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रोटीन तो सब्जियों में भी होता है। और पत्तीदार सब्जी जो खाते हो, जो जो जिनको निषेध है, नहीं खाते, मैं उनसे नहीं कहता हूँ कि आप खाइए। जो खाते हैं उनसे भी ये है कि वो पत्तीदार सब्जियां खाएंगे तो उनको पूरी प्रोटीन मिल जाएगी। और वो प्रोटीन दालों की प्रोटीन से ज्यादा बेटर होगी, सुपाच्य होगी वो जल्दी से आपके काम में आ जाएगी। तो भोजन का स्टाइल मैंने आपको बता दिया जनरली। मतलब आप लोग जो है 80-20 का रेशियो बना लीजिए, बस सीधी सी बात। 80% हम फल सब्जियां लेंगे और 20% हम अनाज आ जाएंगे। वो सभी एज के लोगों के लिए, यदि वो स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो ये रेशियो होना चाहिए 20-80। 80%, 20% टोटल भोजन का 24 घंटे में इतना भोजन करेंगे सब में, टोटल का मिला के इतना रेशियो होना चाहिए। अब कोई क्या बोल, कुछ हिसाब नापेंगे कैसे? अनुमान से कर लो भैया। नापने का तो उसमें कोई अपने पास थर्मामीटर है नहीं कि नाप ले भैया ये 80%। अनुमान से आप देख लो कि अब उन सलाद वगैरह ज्यादा खाएं। और पानी भरपूर पिए, लेकिन भोजन के जस्ट बाद नहीं पिए। भोजन के 1-1.5 घंटे बाद पानी पिए, वो पर्याप्त पिए, कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं। और शाम को इसी तरह से जो है, यदि दोपहर में हमको जरूरत पड़ती है तो हमें जो है कोई छाछ तो मैं इसलिए नहीं बताता हूँ, दूध ही शुद्ध नहीं आ रहा है तो छाछ कहाँ से शुद्ध रहेगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि दूध तब वही शुद्ध माना जाएगा जब जो है गाय के थन से निकलने के बाद 48 मिनट के अंदर अंदर गर्म हो जाए वो तो। और नहीं तो उसमें असंख्या जीव पैदा हो जाते हैं, त्रस जीव पैदा होते हैं भयंकर। दूध में बहुत त्रस जीव पैदा हो जाते हैं, असंख्यात हो जाते हैं। तो उनसे, उनकी हिंसा बचाने के लिए अपन को, यदि वो इतना गर्म कर नहीं आता तो कोई जरूरत नहीं है दूध की। आप नारियल का दूध बना लो, उसका आप भरपूर इस्तेमाल करिए। मूंगफली का दूध बना लो, उसके इस्तेमाल करिए। सोयाबीन का भी चल जाएगा। बादाम का ही बना सकते हैं, काजू का ही बना सकते हो, जब जैसी जरूरत पड़े बना लो। सूखा नारियल का बना लो, गीले नारियल का, बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास। लेकिन हमारी जीवन शैली जो पड़ गई है उसमें हम परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, बस। बात ये समझने की बात तो ये है, आपको उसमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा। चलिए। और यदि अब शाम का भी भोजन उम्र के हिसाब से, यदि 40 से नीचे हैं तो अन्न ले लें, 40 से ऊपर हैं तो शाम के टाइम फिर उनको जो है अन्न लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फल सब्जियां, सूप सलाद आदि पर ही जो है निर्भर रहें, वो भी सूर्य से पहले। हालांकि यहाँ सभी लोग जैन हैं और मानते होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर हमें सूर्य से पहले लेना चाहिए। अब हो सकता है, आजकल तो बहुत ज्यादा वो चल गई है, रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भोजन करना एक परपाटी सी हो गई है। वैसे लोगों को फिर भूख ही नहीं लगती है, 11 बजे के 11 बजे लगेगी। मैंने कई कार्यक्रमों में देखा है कि उन्हें उस समय भूख लगती है। वो व्यवस्था अपनी करके रखते, जो भी कुछ करते हो, मैं नहीं कहता हूँ क्या करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक नॉर्मल डाइट चार्ट हो गया, आपने नोट कर लिया होगा। सो फॉर सो गुड। नहीं किया है तो याद कर लो इसको, और इसी तरह का जीवन शैली आप
अपनाएं। उसमें जो है किसी भी तरह की कोताही या कंजूसी ना करें। प्रॉपर हवा लेने का प्रयास करें। यानी ऑक्सीजन, सुबह मॉर्निंग की ऑक्सीजन दीजिए। मैं ज्यादा डिटेल नहीं दिया। मॉर्निंग को इसे खुले छत पे या खुले और कहीं जहाँ ऑक्सीजन की प्रचुरता हो, वहाँ जा करके प्राणायाम योगासन वगैरह करें तो पूर्ति हो जाती है वो। और दिन में भी गहरी सांस लें। जब भी ऐसे गहरी सांस लें, ऊपर ऊपर नहीं लें, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी तो हमें बहुत सारे रोग भी नहीं होंगे। ठीक है। अब जिनको मूत्र रोग हो चुके हैं या हैं, अभी चल रहे हैं उनके, किसी भी तरह का मूत्र रोग हो, तो एक तो ये जो आपको जीवन शैली बताई, ये तो अपनाना ही है। इसके अलावा एक्स्ट्रा थोड़ा सा बताएंगे तो आप देख लीजिए। भोजन में दोनों टाइम गिलोय और गोखरू का काढ़ा जो है, यानी तरीका यह है कि जैसे अपन 100 ग्राम गोखरू लेते हैं, 100 ग्राम गिलोय लेते हैं, उनको पीस के रख लेते हैं, मिलाकर के दोनों पीस लेते हैं, पीस के रख लेते हैं। तो उसमें से 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून, लगभग 4 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम के बीच में सुबह के लिए, और इतना ही शाम के लिए। आप 2 टीस्पून का काढ़ा बना के रख लीजिए। आधा सुबह ले लें, आधा शाम को ले लें। दोनों बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें काढ़ा लेना है, नहीं तो मालूम पड़ी कि साहब ध्यान ही नहीं रहता है। इसलिए जो है, ये जिनको रोग है, प्रोस्टेट है, और भी कोई इन्फेक्शन है, तो ये दोनों चीजें गिलोय और ये, और इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप नियमित लेते रहे, नहीं है रोग तब भी लेते रहिए आप, रोग होगा नहीं आपको। और भी सारे जैसे अपन गोखरू और गिलोय लेते हैं तो और भी इन्फेक्शन, जैसे बुखार आदि आने का, जुकाम आदि होने का, ये इन्फेक्शन भी उसकी वजह से नहीं आपको होंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसा आप मान के चलिए। तो चलिए, अब ये तो, वैसे तो ये सारी व्यवस्था है अपनी, यानी ये मान के चलिए कि पूरे प्राकृतिक जीवन शैली के लिए हो गई है। और इसमें एक आयुर्वेद वालों का भी थोड़ा सा बता दें आपको। एक टेबलेट आती है जो मूत्र रोगों के लिए अ, फायदा होता है, उसमें लाभ होता है। हालांकि हम तो उसी पे ज्यादा ताकत लगाते हैं, उसी दवाई पर जिसका कि हमें 100% रिजल्ट्स मिलने की जानकारी है। तो गिलोय और गोखरू से कई एक लोगों के ऊपर मैंने उसका जो है उपयोग किया है। और चूंकि मैंने अपने ऊपर यूं नहीं किया कि मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी आज तक, और जिनको जरूरत है तो वो काढ़ा देने से बहुत अच्छा लाभ होता है और जल्दी लाभ होता है। और इसको जिंदगी भर भी यदि अपन लेते रहे तो उससे नुकसान कुछ नहीं, फायदा ही है। और भी सारे रोग छोटे मोटे इसके साथ में नीचे नहीं होंगे। इस संबंध में तो अपनी जो जानकारी होनी चाहिए यूरिन संबंधी रोग की, बल्कि इसमें आपका वो भी आ गया, मौसम के हिसाब से व्यवहार भी आ गया इसमें कि भाई बरसात का समय है, इन दोनों इन्फेक्शन की बहुत ही जो है दिक्कत होती है। तो हमारे जो हिसाब से है, वो आपको उबला हुआ पानी यूज करना चाहिए आजकल। मैं आरओ आदि पे या जो भी फिल्टर आदि पे, इन पे भरोसा नहीं कर सकता, वो करना भी नहीं चाहिए। आप क्या, चलो आरओ लगा है, फिल्टर तो हो गया, देख लिया आपने, लेकिन वाकई में देखा जाए तो उससे जीवों की रक्षा कैसे हुई। इसलिए पानी को डबल छान के
और उबाल के 24 घंटे का उसकी मर्यादा हो जाती है। 24 घंटे में आप उसको यूज कर लें और नियमित यही रखें, तो आपको बरसात संबंधी या यूरिन संबंधी भी इन्फेक्शन नहीं होगा, ये गारंटी है इस बात। अपने पास 10 15 20 मिनट और हैं अभी, तो मैं चाहूंगा कि आपकी कोई व्यक्तिगत भी बात हो तो आप पूछ सकते हैं, तो उसमें हम बताएंगे तो और लोगों को भी जो सुन रहे हैं उनको भी लाभ होने की संभावना रहेगी। आप पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न। नरेंद्र। जय जिनेन्द्र। ताऊ जी, बहुत पानी पीते हैं फिर भी यूरिन कभी गाढ़ी हो जाती है, कभी पीली हो जाती है। उबला पानी पीते हैं हमेशा 12 महीने, कभी आरओ का पानी भी नहीं पीते, तो भी कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन हो ही जाता है। तो उसका कारण क्या है? अ, ये पानी का एक कारण तो आपने दूर कर दिया, अच्छी बात है। बाकी और कारणों के बारे में मैंने आज बताए थे, अभी आप होंगी ना पूरे क्लास में। अब इसके अलावा और कारण ही बताए थे, जैसे सुबह सो के जगना आदि, ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से। ये मत जानिए कि हमें यूरिन संबंधी सिर्फ पानी से ही अपना काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सारी चीजें अपने को उसी हिसाब से चलना चाहिए। आप भोजन में भी अपना परिवर्तन करें, 80-20 का रेशियो रखें। और बल्कि उम्र के हिसाब से देखा जाए तो एक टाइम भोजन करें, एक टाइम 2 रोटी 1.5 रोटी जितना भी लें उतना लें। बाकी सब फल सब्जियां लें, दालें बिल्कुल बंद कर। ये देखो, एक बात और बता दें, मैं आपके प्रश्न से एक बात और सामने आई है मेरे को। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा जाएगी तो भी यूरिन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि प्रोटीन जो है कैल्शियम के साथ इनफेक्ट रिलेशन करके और यूरिक एसिड बनाता है, और यूरिक एसिड शरीर में जाएगा तो यूटिट्रलक में इन्फेक्शन भी बढ़ने की संभावना रहेगी। आप उनको भी आप चेंज करें। और फिर और भी कोई दिक्कत हो तो पानी, पेट पे पानी की पट्टी रखें, खासकर ये पेट के टुड़ी के नीचे हिस्से पर, नीचे वाले हिस्से पर कम से कम आधे घंटे 45 मिनट तक आप उस पानी की पट्टी रखिए। इससे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और भोजन में जैसा बताया था कि लिक्विड आहार आप ज्यादा करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। ताऊ जी जैस्मिन। जय जिनेन्द्र। ताऊ जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि यूरिन इन्फेक्शन के रोगियों को मीठे फल और मीठा बंद करने को बोला जाता है, तो इसका क्या कनेक्शन है ग्लूकोज हम्म। बढ़ने का और यूरिन इन्फेक्शन का? देखिए, प्राकृतिक जीवन शैली में अब तो ज्यादा बढ़ गई हैं चीजें। पहले तो 3 चीजें रहा करती थी: नमक, चीनी, है ना, और मैदा। ये 3 सफेद, इनको क्या बोलते थे? सफेद जहर। इनको कहते थे सफेद जहर। अब तो उस लिस्ट में और भी नाम बढ़ गए हैं। रिफाइंड तेल है, इनमें मतलब मेनली केमिकल वाले पदार्थ। और ये यदि हमारे शरीर में केमिकल वाले पदार्थ ज्यादा जाएंगे तो उससे हमको जो है इस तरह के इन्फेक्शन बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए इन ऐसे पदार्थों का हमने हमेशा अवॉइड करना चाहिए। आप पूरा एक चीज को पकड़ के नहीं, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी अपने को, क्योंकि और वैसे भी ये है कि यदि हम अपने अलावा दूसरों का इलाज करेंगे तो पूरी चीज वैसे हमारी नॉलेज में आनी चाहिए कि क्या, कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में जब चिकित्सा करते हैं तो उस स्वास्थ्य साधक की पूरी स्टोरी लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं पूरी। यानी पहले क्या तकलीफें रही थी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, वो पूरी हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद उसका इलाज शुरू करते हैं। उससे वो ये क्लियर हो जाता है कि ये गलतियां हुई होंगी पहले। ऐसा है कि शरीर के अंदर कोई वस्तु
यदि रिटेन होती है तो वो 10 साल तक पड़ी रहे, 15 साल तक पड़ी रहे, 20 साल तक पड़ी रहे। अब आप क्या समझते हो, कैंसर कोई एक दिन में होता है, एक महीने में होता है, या एक साल में होता है? कैंसर की बीमारी जिसको होती है वो बरसों पहले शुरुआत हो जाती है उसकी। लेकिन मालूम जब पड़ती है, जब फाइनल हो जाती है, जब पहले तो पड़ी रहती। मान लो कभी किसी ने कोई इंजेक्शन या दवाई खाई हो, और उसमें यदि इस तरह के कोई साइड इफेक्ट हैं जिसमें कि कैंसर के कीड़ाणु पनप रहे हैं, तो कब बरसों लग जाए उनको पनपने में। इसीलिए लोग जो है कहते लो, वो तो तम्बाकू खा रहे हैं, वो तो जो है चाय पी रहे हैं, वो तो जो है ये कर रहे हैं, वो तो सिगरेट पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, उनको तो कुछ हुआ ही नहीं, तो हमें क्या होगा? भैया, वो कब प्रकट होगा ये देखना है आपको। ऐसा नहीं है कि वो आप जो है वो इमीडिएट खाया और इमीडिएट प्रकट हो गया। बहुत दिनों तक उसके इफेक्ट एकत्रित होते रहते हैं, उसके बाद फिर। और देखो, गजब की बात ये प्रश्न आया तो मैं बता दूंगा आपको कि शरीर अपने आप एक काम करता है। इन कीटाणुओं को एक किसी खोल के अंदर बंद कर लेता है, खोल डेवलप होता है उसके अंदर बंद कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता। और वो खोल में, मतलब एक जैसे जिसको गांठ कहते हैं, जिसको वो कहते हैं, उसके अंदर इकट्ठे करके वहीं रख लेता, बाहर नहीं निकलने देता। तो शरीर में इन्फेक्शन नहीं पैदा हो पाता और आदमी जीता रहता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब उसकी स्ट्रीम पोजीशन आ जाती है, यानी उसमें रुकने इतने ज्यादा वो पैदा हो जाते हैं कि उस गांठ में भी नहीं बनते हैं, तब उनको तकलीफ शुरू होती है। फिर हमारे जो है आज के डॉक्टर फटाक से उसको ऑपरेट कर देते हैं, और फिर पूरे शरीर में एक्सपेंड हो जाता है, और 2 3 4 साल में बराबर हो जाता है वो। यदि उस गांठ को भी यदि जो है यदि उसको भी जो है ऑपरेट नहीं किया जाए, तो बहुत ज्यादा जीवन रह सकता है। जब गांठ कभी फटेगी तभी वो कीटाणु शरीर में होंगे, नहीं तो उसके अंदर बंद रहेंगे। और वहां आप जो है प्राकृतिक जीवन शैली प्रारंभ कर देंगे, तो गांठ भी खत्म हो जाएगी गारंटी से। कई एक कैंसर के रोग प्राकृतिक चिकित्सा में आकर के और उन्होंने सफलता हासिल की है। ताऊ जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसा कि हम लोग अभी सभी विद्यार्थी आपके आशीर्वाद से प्राकृतिक चिकित्सक बनने वाले हैं, तो ताऊ जी मुझे तो सिर्फ चंद कास्ट औषधियों के नाम पता है जिन्हें हम घर में डेली में यूज करते हैं, जैसे सौंठ, हल्दी, जीरा, सौंफ, जीरा। ये तो इनके अलावा जैसे आपने बताया गिलोय है, गोखरू है, ये नाम हमने गोखरू ये कभी नहीं सुने। तो ऐसी कई काष्ठ औषधियों के बारे में हम कहाँ से जाने, कहाँ से पढ़ें और इनका यूज कैसे करें? तो उसके देखिए लिए आप देखिए, मार्गदर्शन करिए ताऊ जी। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये मिल जाएगी आपको, जयपुर में रहती है उनके पास। वो है, उसको बोलते हैं, 1 मिनट, वन औषधि विशेषांक के नाम से आयुर्वेदिक संस्थान, कौन सा नाम भूल रहा हूँ मैं। वैसे वन औषधि विशेषांक के नाम से ही जो है वो 5 वॉल्यूम छपे हैं उसके। 1 2 3 4 5, और काफी मोटे मोटे हैं वो। एक वॉल्यूम 400 350 405 पेज का है। उसमें आपको वन औषधियों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। उसमें जैसे गोखरू है, या जैसे गिलोय है, तो गिलोय के बारे में, गिलोय में ये लाभ। अब उसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि हमारे रोग के संबंधित, उसमें उन्होंने वो भी दिए हैं। ऐसा नहीं कि अकेला उसी के दिया, उसके साथ यदि कुछ मिला करके कुछ बना सकते हैं तो वो भी दिया है उन्होंने। और ये पुस्तकें अवेलेबल हैं मेरे ख्याल से। अब तो कीमत बढ़ गई होगी, अब तो मैंने पहले तो इनको जो है 5 वॉल्यूम जो है
लगभग 2,500 में लिए थे उस समय। अब आज क्या कीमत हो कह नहीं सकते। मैं आपको एड्रेस दे सकता हूँ, आप वहां से मंगा लो। जयपुर का है, पॉपुलर बुक डिपो का नंबर मैं शेयर कर दूंगा। जी ताऊ जी, बिल्कुल। क्योंकि मुझे इन औषधियों के बारे में जानना भी है, सीखना भी है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा एलोपैथी औषधियों से बचें। नहीं, और सदियों से तो आप बच ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जैसे कुछ हमने कुछ उसमें भी दिए अपने किताब में, जो प्रमुख प्रमुख है। आप अगाऊ बने अहिंसक किताब पढ़ना। जी ताऊ जी, पढ़ी आप है, उसमें भी हैं। उसमें कुछ दिए मैंने, कुछ वो नुस्खे दिए जिनको मैंने अपने अनुभव में लाए हैं। 25 साल की उम्र में, 25 साल की पीरियड में जो हमने इस्तेमाल किए हैं लोगों के ऊपर, अपने ऊपर, अन्य लोगों के ऊपर, वो मैंने दिए हैं। जैसे डायबिटीज के लिए बहुत कारगर एक हम आपको बता दें, हम तो बता देते, हमें कोई उसमें वो तो है नहीं। आप चिरायता और ग्लो ले लीजिए, उसका काढ़ा दोनों टाइम दीजिए। डायबिटीज वालों को लिए एक, बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि अमृत है। लेकिन साथ में थोड़ा भोजन भी चेंज करना पड़ेगा। अब तुम जो कहोगे हम ये पी लें और चीनी खाएं, शक्कर खाएं, चाय पिए, दूध पिए, तले हुए पदार्थ खाएं, ये सारी चीजें खाएं, तो इनका इफेक्ट उतना इफेक्टिव नहीं होती ये चीजें फिर वो। उनके साथ जरूरी है कि हम अपना प्राकृतिक जीवन शैली के साथ में यदि लेते हैं अपन, तो ये भी औषधि नहीं है वैसे देखा जाए तो, भोजन है ये हमारा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हमने अनुभव में दी हैं वो मैंने इसमें किताब में लिख के दी हैं। आप उससे पढ़ करके भी कुछ बहुत अच्छी नॉलेज ले सकती हो। एक किताब मैंने आपको दी है, प्राकृतिक जीवन की और एडोल्फ जस्ट की, इसको भी आप पढ़िए। ये दोनों किताबें आपके कोर्स में भी जी काउंट ताऊ जी। करती हैं। जी। कोर्स के अलावा इनकी इनमें नॉलेज बहुत अच्छी है। एंड्रोलॉजिस्ट की आप पूरी किताब पढ़ लीजिए, जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगे आप वहाँ नोट कर लें उन चीज़ों को। ऐसे ही ये आओ बने अहिंसक में आप पढ़िए, और इसमें जहाँ जहाँ आपको लगे वहाँ आप नोट कर लीजिए। अब जैसे उसमें एक प्रकरण मैंने दिया है, दादी माँ के नुस्खे। हाँ। तो उसमें जो है हमने ज्यादातर हमारे अनुभव वाले दिए, बाकी कुछ और भी दिए। उसमें लिखा है, मैंने कहा ये पूरे मेरे अनुभव के नहीं है लेकिन है उपयोगी, ये बात सही है। उसको उसमें उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं दी है मैंने देखा है कि जिसमें कि हमें कोई साइड इफेक्ट हो या उनके कोई वो हो, और उनको प्रतिदिन अपन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। भ्रांतियों का प्रकरण आप पढ़ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में लोग जनरली प्रश्न करते हैं अपने, लोग कहते हैं मुझे कितने दिन करना पड़ेगा। तो जैसे एलोपैथी में पूछते हैं कि दवाई कितने दिन खानी पड़ेगी, तो उसका एक ही उत्तर है कि भाई ये तो जीवन शैली है, इसमें दिन क्या होते हैं। अरे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आप पूरे जीवन इसको इस्तेमाल करिए। और मैंने कहा डायबिटीज ठीक हो जाए तब भी आप इस्तेमाल करते रहिए। वैसे तो डायबिटीज कंट्रोल तो 1 हफ्ते में हो जाएगी आप इस जीवन शैली में। उसके बाद यदि आपने जीवन शैली छोड़ दी तो फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन एक एक 1.5 साल तक यदि आप कंटिन्यूस इसको करते रहे, तो फिर डायबिटीज में आप यदि चीनी की नहीं कह रहा हूँ मैं, गुड़, देसी गुड़ है, मीठे फल वगैरह खाओगे तो नहीं बढ़ेगी फिर आपकी ये। इसलिए जो आप वो मंगा लो और ये पढ़ लो, तो आपको पूरी नॉलेज आएगी। और फिर भी कोई आपको अफसर लगे तो फोन करके पूछ लो। जी ताऊ जी, जी बिल्कुल। धन्यवाद ताऊ जी। जय स्नेह। हाँ, ठीक है। अब अपन जो है और कोई प्रश्न हो एक आप देख लीजिए, अब टाइम तो अपना होता ही जा रहा, 5 मिनट और रह गए। ताऊ जी, चलिए। मेरा भी प्रश्न है। हेलो। जी। प्रणाम ताऊ जी, जय जिनेन्द्र। जय जन, जय जन। हाँ, मेरा प्रश्न है, क्या बीपी का भी इसमें है इलाज आयुर्वेदिक में? काय का ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, है?
हाई ब्लड प्रेशर ताऊ जी, बीपी? हाई ब्लड प्रेशर का बहुत इजी है, वो बहुत इजी है, टू मच इजी। नहीं बहुत तो अच्छा कोई इलाज है। देखो, ये आयुर्वेद नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद में, उसमें अंतर है। अंतर पढ़ाया गया था, आपने पढ़ा होगा तो आप देख लेना, उसमें अंतर है। ये प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अच्छा इलाज है, इससे अच्छा इलाज कहीं है ही नहीं है बीपी का, हाई बीपी का। हाई बीपी लो बीपी दोनों में ही बहुत अच्छा इलाज है। वो बेसिक तो वही है जो जीवन शैली हम बता चुके हैं आपको। और उसके साथ में आप जो है ये नमक की मात्रा धीरे धीरे घटाएं, कम करें। और नमक भी जो है वो समुद्र वाला नमक न लेकर के पहाड़ वाला नमक इस्तेमाल करें। एक तो ये बात हो जाती है। दूसरी, तले पदार्थ, भुने पदार्थ, वो सब जीवन शैली में आ गए, एक लाइन में मैंने बोल दिया आपको। ये बंद कर देंगे, बीपी नहीं बढ़ेगा और कंट्रोल में रहेगा बिल्कुल। लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन क्या है कि लोगों को कुछ तो, ये अपनी सबसे बड़ी दिक्कत होती है रसना इंद्री की तृष्णा। इसकी वजह से लोग जो है वो जीवन शैली नहीं बदल पाते। अब नहीं था वो, हम डायबिटीज है तो हमने कहा आइसक्रीम तो खाइए, कोई कौन शक्कर खा लिया हमने, और उसमें बहुत कम होती है। अरे भैया, अब बताओ, ले ऐसे लोग मिले हमें, क्या करोगे आप उनको जो है। एक सज्जन तो हमारे भिंड में ही थे। मैंने उनसे कहा था, मैंने आप 3 दिन, उनको तकलीफ हुई थी, मैंने कहा 3 दिन तो रोटी नहीं खाना। तो बोले ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात, रोटी नहीं खाएंगे हम 3 दिन तक। अब वो, मैं सुबह सब्जी लेने के लिए जा रहा था स्कूटर से, तो रास्ते में वो हलवाइयों की दुकान होती है ना, वहाँ एक जगह खड़े खड़े कचौड़ी खा रहे थे वो ए, हलवाई वो दुकानों पे। तो मैंने स्कूटर रोका, इन्हें बुलाया, बोले जाओ। बोले भाई तो आपके लिए कचौरी लिया? मैं कि नहीं भाई, हम तो खाते ही नहीं है बाजार का कुछ भी। हमने, हम तुमसे रोटी की मना की थी, तो वो बोले साहब आपने रोटी की मना की थी, कचौड़ी की थोड़ी की थी मना। अब बताओ तो क्या करोगे आप। और एक ही तो कचौड़ी खाई हमने, ज्यादा थोड़ी खा रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि वो बहुत ही रसना इंद्री के मारे जो है लोग बीमार बहुत होते हैं। जो रसना इंद्री पे कंट्रोल कर लेता है, वो नहीं होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ वो भी कारण है उसका, सही बीमारी का जो भी कारण है वो हम, हमारा जो है रहन सहन। अब हम सुबह सो के 9 बजे जगें तो बीपी तो बढ़ेगा, क्या करोगे आप। सुबह को आपने एक बहुत अच्छा अवसर छोड़ दिया, मॉर्निंग का, मॉर्निंग वॉक, योगासन वगैरह, प्राणायाम। इसमें हाई ब्लड प्रेशर में प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भाती आदि, ये सब बहुत अच्छे काम करते हैं। लेकिन अब ये कौन करे, मैंने साहब वो डॉक्टर ने बता दिया एक गोली खा लेंगे, धीरे गोली गोली बढ़ती रहती, उसके साइड इफेक्ट बढ़ते रहते, फिर मालूम पड़ी किडनी चली गई, फिर मालूम पड़ी साहब लीवर चला गया, अब लीवर ट्रांसलेट कराओ, किडनी ट्रांसलेट कराओ। ये 1 आध करोड़ का हाल जो है, काम हो गया बराबर। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हम सक्सेस हो ही जाए उसमें। कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, नींद की बीमारी होती है, वो भी यही परेशान होते बेचारे, बहुत परेशान होते। खान पीन सुधारते नहीं है, गोली और खाने लगते हैं, आदत पड़ जाती है, रात को गोली खा के सोते हैं। तो क्या करेंगे, क्या होगा उनका, ऐसे ही होगा वो तो। चलिए ताऊ अपने यहाँ विराम लेते हैं अब। ताऊ जी, एक प्रश्न और है। हाँ कोई बोलिए। कोई फल खाने के कोई नियम होते हैं कि जैसे आपको इतने ही फल खाने हैं, जैसे इतने प्रकार के ही फल खाने चाहिए? जैसे 2 प्रकार हुआ दिन भर में, 3 प्रकार के। बहुत जन बोलते हैं कि आप एक साथ में, जैसे सुबह भी एक फल खा लिया, दोपहर में या शाम को ऐसे खा लिया, तो 4 5 वैरायटी के, मेरा मतलब था वैरायटी के फल नहीं खाने चाहिए। आप दिन भर में यदि आम खा रहे हो तो सिर्फ आम ही खा लो, एक एप्पल खा रहे हो तो आप सिर्फ एप्पल ही एक वैरायटी खाओ। तो ऐसा कुछ है ताऊ जी?
देखिए ऐसा है, इसमें वास्तव में है क्या कि व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर जो है निर्भर करता है। अब कोई किसी रोग विशेष से ग्रसित है तो उसको इस तरह से बताते कि भाई ये फल नहीं लेना, ये फल ले लेना, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मेन थंब रूल ये है कि खट्टे और मीठे फल एक साथ नहीं लेना। ये थंब रूल है, मोटा रूल है ये, बिल्कुल। ये किसी को भी नहीं लेना है। जब जब आप खट्टे फल खाएं तो खट्टे खट्टे खाएं, मीठे खाएं तो मीठे मीठे खाएं। वैरायटीज में वैसे तो देखा जाए तो आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए, एक बात और भी है कि एक तरह का या एक अन्न का या एक ही वस्तु का भोजन करने से जल्दी पाचन क्रिया इफेक्ट होती है, अलग अलग करने से थोड़ा सा उसमें टाइम बढ़ जाता है पाचन में। लेकिन जो स्वस्थ हैं, जिनके पाचन ठीक है, वो थोड़ा इधर उधर कर लेते तो उनको दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो जिनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको ये तकलीफें जरूर आएंगी इस तरह के बेमेल करने से। हालांकि ये बेमेल एक हिसाब से नहीं भी है और बेमेल है भी दोनों, क्योंकि उसमें जो है मीठे फलों में और खट्टे फलों को एक साथ जनरली नहीं लेना चाहिए किसी को। जैसे अभी हमने केला खाया है तो हम फिर मौसमी संतरा वगैरह, अनार वगैरह, सेव वगैरह नहीं लेना चाहिए। केला खा करके ही जो है अपने काम चलाना चाहिए। जैसे हम अपने जो कैंप लगे थे, उन कैंपों में भोजन बनाते समय इन बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि किसके साथ क्या चीज देना, किसके साथ क्या नहीं देना है। अब वो कुछ लोगों ने कहा भी कि सुबह नाश्ते में केला दे दिया करो। मैंने कहा भैया, जब तुमको हम मूंग उबली हुई दे रहे हैं, चने उबली हुए दे रहे हैं, तो साथ में सलाद चलेगी, केला कैसे चल जाएगा, फल नहीं चलेंगे। मैंने कहा फिर वो, तो इस तरह से जो है बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए अपने। अब जिन्होंने कैंप में आके जो सीखा है, अब कितना सीखा है, क्या है, कहाँ उनकी नजर गई, किस चीज पे गई है, पचासों बातें थी। तो जिसने जो सीखा है वो कर रहे हैं, कभी पूछ लेते तो बता देते उनको हम, ठीक है ना। तो ऐसा कोई वो नहीं है, और बिल्कुल ही स्वस्थ व्यक्ति है। और कभी कभार मान लो खट्टे मीठे खा भी रहे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं है। बस ये है कि थोड़ा पाचन में दिक्कत हो जाती है थोड़ी देर के लिए। जो 2.5 घंटे में पच जाएगा वो 3 घंटे में पच जाएगा, फल वगैरह ऐसा हो जाता है। बाकी वैसे कुछ नहीं है, बहुत बड़ा कोई ऐसा किलो नहीं है ये। लेकिन जो रोगी हैं और जो उपचार कर रहे हैं, करा रहे हैं, उनको जरूर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसा गड़बड़ इधर से उधर न करें। अब क्या है कि जैसे डायबिटीज वाले को तो शुरू में केला, चीकू आदि मीठे फलों का निषेध कर देते, लेकिन जैसे ही 2-4 महीने हुए और उनकी कंट्रोल में आ गई, उनसे कहते भैया अब तुम एक आध केले और दो एक चीकू खा लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ती भी नहीं है, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, बिल्कुल नहीं बढ़ती है। देते हैं उनको, चीकू भी खाने को दे देते डायबिटीज वाले, गुड़ देते, लेकिन सफेद चीनी की मना करते, सफेद चीनी नहीं लेना है आप, व्हाइट व्हाइट पॉइजन नहीं लेना है। ठीक है, जी ताऊ जी। चलेगा सुनो। ओके ताऊ जी। हाँ बोलो बोलो। प्रणाम। थैंक यू ताऊ जी। सभी को जय